नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार और हमारे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आज टॉपिक पे बात करूंगा बकरियों का आवास कैसा हो, यानी बकरियों के आवास के बारे में हम बात करेंगे। किस तरह हमें बकरियों का आवास बनाना है और ठंड में बकरियों को कैसे देखभाल करें, ठंड में बकरियों को बच्चों का देखभाल कैसे करें और बकरियों को कब और कौन सा भोजन दें, इस पर हम बात करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गाय और भैंस का बकरी का संतुलित पशुआहार हम कैसे बनाएं। और उसके बाद आएगा कौन सा कितना मात्रा में कौन सा देश मांस सप्लाई करता है, बकरी मांस। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों बकरी का बीमा कैसे कराएं। इसके बाद हम बात करेंगे गाय भैंस पर लोन कैसे प्राप्त करें। इन सब दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे ही गलती कर जाते हैं और वो ध्यान नहीं देते हैं। हमें पहले क्या करना चाहिए, अगर हमको अपना फार्म बनाना है तो हमें पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को ये चारों तरफ से दीवार कर लेना चाहिए। जिस हिसाब से जितना हमें रखना है उसके हिसाब से करना चाहिए। और प्रति साल हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, प्रति साल एरिया हम लोगों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर साल बकरियां बढ़ते रहेंगी। इसकी वजह से हमको हर साल बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, पहले हम लोग को 4 पार्टीशन लेना है, ठीक, 4 पार्टीशन। सॉरी, एक बड़ा वाला चाहिए, 2 छोटा चाहिए, 1 मीडियम चाहिए। और ये 4 पार्टीशन हम लोग का हो गया। ये चारों तरफ से दीवार रहेगा और ये एक पार्टीशन जिसमें बकरा रहेंगे, बकरा। दूसरा पार्टीशन में टोटल बकरियां रहेंगी और तीसरा पार्टीशन में जो गाभिन बकरियां हैं 3 से 4 महीने की वो रहेंगी। और चौथा पार्टीशन है, इसमें हम लोग खाली रखेंगे। इसको खाली रखना इसलिए पड़ता है कि बाई दफ़े हमारी बकरियां कोई रोगग्रस्त है तो आमतौर पे सभी पशुपालक या बकरी फार्म वाले क्या करते हैं, एक ही में रखना चालू कर देते हैं। इसकी वजह से उन लोग को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और भी बकरियां में रोगग्रस्त हो जाता है। इसकी वजह से हम लोगों को एक रूम खाली रखना चाहिए। ये हमारा हो गया, एक रूम बकरों के लिए और एक रूम बकरियों के लिए और एक रूम हम लोगों को रोगग्रस्त बकरियों के लिए और गाभिन बकरियों के लिए एक रूम। ये गाभिन बकरी चाहे इसको रखे चाहे इसको रखे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक रूम हम लोगों को गाभिन बकरियों के लिए रखना है, एक खाली रखना है जिसमें अगर किसी बकरी में रोग पकड़ ले तो उसके लिए। और ये जो एरिया है इसे हमें स्टॉल फीड, थोड़ा सा जगह छोड़ के बाहर निकलने के लिए, उसके बाद टोटल स्टॉल फीड लगा देना चाहिए। यहाँ पे अब आपके सारे बकरे बकरियाँ बच्चे यहाँ पे आके दाना खा सकें। अब उसके लिए हम लोग को दाना के लिए यहाँ से छोटा सा हिस्सा हम लोग को ले लेना है, जो छोटे मात्रा में हो, यानी डाउन साइड में हो। अब नहीं, थोड़ा डाउन रहे। छोटे बकरियों बच्चों के लिए और बड़े बकरियों के लिए सेम यही कैटेगरी है, सेम यही इसी तरह रहेगा। और ये हाइट में रहेगा, ये भी हाइट में रहेगा। इधर बकरे को आप खिलाइए, इधर बकरियों को खिलाइए, इधर छोटे बच्चों को खिलाइए। और इसके बाद हम लोग को जितना बड़ा फार्म बनाना है सेम उससे थोड़ा सा 10%, यानी कि मान के चलिए 500 स्क्वायर फीट एरिया में हमारा फार्म है, बनाया हुआ है, या फिर 1000 स्क्वायर फीट एरिया में है तो हम 1000 के हिसाब से बताते हैं। 1000 स्क्वायर फीट एरिया में अगर हमारा फार्म रेडी है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमें 1200, कम से कम 1200 स्क्वायर फीट एरिया इसके लिए छोड़ना चाहिए फील्ड के लिए, ताकि बकरियां फील्ड में थोड़ा रनिंग करें और रनिंग करने से उनको थोड़ा रोगग्रस्त कम होता है। अब ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, 4 रूम आपको बनाना है तो बनाना है। दिवाली से राउंडिंग कर दिए, बीच में चाहे तो आप पार्टीशन दे दीजिए, चाहे लोहे का पार्टीशन दीजिए, जाली का, या फिर ईंट का ही पार्टीशन दीजिए, लेकिन पार्टीशन देना पड़ेगा आप लोगों को। और इसमें आपको फील्ड लगाना है। ये फील्ड के लिए हो गया, स्टॉल फील्ड। और इसमें आप लोग को बकरियाँ फील्ड में घूमेंगी, इसमें रेस्ट के लिए रहेगा। इसमें आप जगह जगह पे पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, छोटा नहीं बड़ा वाला पेड़ पौधे लगा सकते हैं, छांव के लिए, गर्मी में छांव के लिए लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर हम लोगों को ठंड में बचाना हो बकरियों को
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, हर रूम में ये है, इसमें भी हमको कम से कम 9 इंची धान का जो भूसी होता है, बहुत अच्छा टिप्स है, वे जल्दी भीगता नहीं है और पानी थोड़ा भी यानी शंका करेंगी बकरियां तो डाउन साइड में चला जाएगा, ऊपर नहीं रुकेगा। इस टोटल में 9 इंची में जैसे मुर्गी फार्म पे डाला जाता है अंदर, उसी हिसाब से 9 इंची की मोटाई में इसमें डाल देना है। क्योंकि हम लोग को जितना सूखा रखेंगे फार्म ठंडी में और बरसात में उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और जितना गीला रहेगा उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक है। हम लोग को क्या करना है, इसमें 9-9 इंच मोटा, या फिर हो सके अगर नहीं धान का भूसी मिल रहा है तो आप धान का पुआल जो होता है, डंठा जो धान का, उसको आप डाल सकते हैं। लेकिन धान का डंठा आप अगर डालेंगे तो आपको हमेशा बार बार निकालना पड़ेगा और प्रतिदिन ये करना पड़ेगा। और धान का पुआल आप डालते हैं तो उसको 15 या 20 दिन के बाद निकालना पड़ेगा, या फिर हल्का फुल्का जिस दिन धूप हो उसे उखेड़ देना पड़ेगा, खुदरा कर देना पड़ेगा। उससे हवा निकल जाएगा और जो हल्का फुल्का नमी रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। और उसमें आपको चूना पाउडर जो होता है उसको आप हमेशा डालते रहिए और फिनाइल मारते रहिए, कभी रोगग्रस्त नहीं होंगे आपकी एक भी बकरियाँ। और मेमने के लिए अगर हम लोग मेमनों का देखभाल करना है तो मेमनों का भी हम लोग देखभाल कर सकते हैं, उसको आगे बताएंगे। पहले ये बता दें कि अगर ज़्यादा फिर भी ठंड नहीं रुक रहा है तो आप इसमें से भी बकरे उठाएं और इसमें डाल दें, एक जगह पे इकट्ठा कर दें, जो है एक साइड में, मान के चलिए एक साइड में इधर बकरे को कर दिए हैं और इन बकरियों को एक साइड में, क्योंकि ठंड में ये बहुत कम एरिया को ढूंढती हैं, एक दूसरे से चिपक कर रहती हैं। और इन प्रेग्नेंट बकरियों को एक साइड में कर दीजिए और इस साइड में बच्चे को कर दीजिए। ये सब इस हिसाब से करिए, एक ही रूम में एडजस्ट कर देंगे और इससे ठंड थोड़ा कम हो जाएगा, आपका एरिया भी कम हो जाएगा। एक बार इसमें इस्तेमाल कीजिए, एक बार इसमें इस्तेमाल कीजिए और एक बार में ये दोनों में इस्तेमाल कीजिए। छोटे छोटे हैं, अगर रोगग्रस्त हो जा रही हैं तो साइड कर दीजिए, दूसरे किसी एक में कर दीजिए, किसी में भी। और जब तक नहीं रोगग्रस्त हैं तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार फील्ड के लिए तो प्रतिदिन सफाई आपको करना ही है और इसमें थोड़ा कम सफाई करना पड़ेगा अगर इस हिसाब से कर रहे हैं तो। और रही बात बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए आपको एक 2-250 के रेंज में ड्रम आता है, एक ड्रम आता है 2 या 250 लीटर का आएगा। उसको आप लेके यहाँ से ऐसे करके कटिंग कर दीजिए और इसको दरवाज़ा जैसे बना दीजिए। इसमें एक ड्रम में 5-6 बच्चे आ जाएंगे, इसको इसमें रख देंगे और ऊपर से एक 50 वाट या 100 वाट का जो हाइलोजन गोल सा बल्ब है पुराना जो चलता था, उसको आप इसमें डाल दीजिए। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बच्चे को ठंडा नहीं लगेगा, निमोनिया का कोई टेंशन नहीं आएगा। ऐसा अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो ऐसा ही आप कंटिन्यूटी में बढ़ा लीजिए, 2, 3, 4, 5 जितना ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप बढ़ा लीजिए, इस हिसाब से रखिए। और भोजन के लिए ठंड में भोजन आप सूखा चारा ज़्यादा दीजिए। सूखा चारा कम से कम आप 70% तक सूखा चारा दीजिए, 5% तक उसमें दाना मिक्स कीजिए और 25% तक अब उसको उन लोगों को हरा घास खिलाइए। ठंड में ज़्यादातर बरसीन, चाहे मक्खन बरसीन हो या सादा बरसीन हो, यही 2 चीज़ मिलता है। इन सब में नमी और ठंडा लगने का ज़्यादा चांस रहता है। इसकी वजह से 25% आप खिलाइए, नहीं खिलाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से खिलाना तो आवश्यकता है, इसके लिए आप 25% तक ही सिर्फ खिलाइए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कौन सा देश किस मात्रा में मांस सप्लाई करता है। कौन सा देश किस मात्रा में मांस सप्लाई करता है। चाइना का साल का कितना मेट्रिक टन माल सप्लाई होता है मांस का, और इंडिया कितना मांस सप्लाई करता है, नेपाल कितना मांस सप्लाई करता है, पाकिस्तान कितना मांस सप्लाई करता है। इसके बारे में कुछ देशों के बारे में हम समझ लेते हैं। हम लोग को चीन अगर की बात किया जाए, चीन साल में 800 मेट्रिक टन मांस सप्लाई करता है। और भारत की बात किया जाए तो भारत 500
मीट्रिक टन मांस सप्लाई करता है। अगर वही पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान 400 मीट्रिक टन मांस सप्लाई करता है। और वही बात इंडोनेशिया की किया जाए तो इंडोनेशिया 135 मीट्रिक टन मांस हर साल सप्लाई करता है। 135 मीट्रिक टन हर साल सप्लाई करता है। दोस्तों ये हम इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि इससे आप लोग का हौसला हो और आप लोग अपने बिजनेस में ध्यान दें और प्रॉफिट हो आप लोगों का, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं। वही बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश 100 मीट्रिक टन मांस हर साल सप्लाई करता है, 100 मीट्रिक टन। अगर वही बात हम करें अगर इंडोनेशिया का तो इंडोनेशिया का हो गया 65 मीट्रिक टन। हर साल में इंडोनेशिया 65 मीट्रिक टन सप्लाई करता है। और वही टर्की की बात करें तो टर्की भी 65 मीट्रिक टन हर साल सप्लाई करता है। और मिस्र की बात करें तो मिस्र 45 मीट्रिक टन हर साल मांस सप्लाई करता है। बकरी मांस सप्लाई ये इन दो देशों से इतना इतना होता है। 800 मीट्रिक टन चाइना हो गया, भारत 500 मीट्रिक टन, पाकिस्तान 400 मीट्रिक टन और इंडोनेशिया 135 मीट्रिक टन, बांग्लादेश 100 मीट्रिक टन, इंडोनेशिया 65 मीट्रिक टन, टर्की 65 मीट्रिक टन और 45 मीट्रिक टन मिस्र सप्लाई करता है। अब दोस्तों इसे इरेज करते हैं और आगे बात करते हैं। दोस्तों अगर हम लोगों को अपने पशुओं के लिए, गाय भैंस बकरियों के लिए अगर पशु आहार बनाना है तो हमें क्या क्या सामग्री लगेगी, वो भी संतुलित पशु आहार हो जो शुद्ध 100% शुद्ध हो, जो मार्केट में मिल रहा है उससे बेटर हो। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि संतुलित पशु आहार हम लोग कैसे अपने हाथ से ही बना सकते हैं, क्या क्या सामग्री लगेगी। दोस्तों इसमें हम लोग को 12 केजी जौ लगेगा, 25 केजी हम लोगों को गेहूँ लगेगा, और दोस्तों हम लोगों को मक्का लगेगा 20 केजी, और जो चावल का बरान होता है, चावल बरान, वो हम लोग इकट्ठा कर लेंगे 20 किलो। 20 केजी चावल बरान हो गया तो कितना हो गया, 20, 40, 65, 10 और 12, 65, 10, 75, 2, 77, 77 हो गया। इसमें हम लोग को लगेगा 1 केजी नमक, गेहूँ, जौ, और इसके बाद हो गया मक्का, चावल बरान, 1 केजी नमक, ठीक, 10 केजी चोकर। इसके बाद हम लोग को लगेगा 2 केजी मिनरल मिक्सचर। ये सब सामग्री हम लोगों का लगेगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए 12 केजी हम लोग को जौ लगेगा, 25 केजी गेहूँ, 20 केजी हम लोग का मक्का लगेगा और 20 केजी ब्रान लगेगा। जो कि ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि जो मार्केट में ब्रांड बिकता है, 2 तरह का ब्रांड बिकता है, एक ज़्यादा भूसी लगता है, एक में साफ रहता है, थोड़ा अच्छा रहता है, उसको इस्तेमाल कीजिए। वो थोड़ा 10 रुपये पर केजी आएगा। और ये भूसी वाला उसको थोड़ा कम इस्तेमाल कीजिए, ये ना करेंगे तो ही अच्छा है। अगर मिल गया अच्छा वाला ब्रांड तो इसे इस्तेमाल कीजिए। और हम 100% गारंटी देते हैं, आप लोग अपने पशुओं को एक बार इसको खिलाइए, जो हम मिनरल मिक्सचर बना के, जो हम संतुलित पशु आहार का बता रहे हैं खुराक, उसे हम बना रहे हैं। 1 क्विंटल आप उससे ले लीजिए और 1 क्विंटल आप मार्केट से कोई भी पशु आहार लेकर आइए। दोनों को कंपेयर करके आप खिला के चेक कीजिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, किसमें नहीं प्रॉफिट हो रहा है। दोनों आप चाहे गाय भैंस बकरी किसी को आप खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद चेक कर लीजिएगा प्रूफ के साथ। तो आपको जौ 12 केजी हो गया, 25 केजी गेहूँ, 20 केजी मक्का और आपका 20 केजी वाइट ब्रान चावल बरान
और 1 kg नमक, नमक चाहे तो आप 2 kg भी कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं, नमक पाचन क्रिया में लाभदायक है। और 10 kg आपको चोरक कर लेना है। 2 kg मिनरल मिक्सचर अभी हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। मिनरल मिक्सचर आप अगर लेना चाहें तो ये बिरबैक कंपनी का है, बिरबैक कंपनी का है, एग्रीमेंट कोड करके। ये आपका प्राइस बता रहे हैं 180 लिखा हुआ है, लेकिन ये 150 के लमसम में आ जाएगा। आप दोस्तों अगर प्राइस कितना पड़ेगा, तो प्राइस का बात करें तो प्राइस हम लोग को पड़ जाएगा 16 रुपये पर kg जो है, आज के रेट के हिसाब से हम बता रहे हैं। आगे कम बेसी हो सकता है, आगे की अब कितना होगा कितना नहीं होगा इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन अभी के जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, कंपेयर करके बताएंगे। पशु आहार प्लस ये अपने हाथ से बनाया हुआ पशु आहार, दोनों का कंपेयर करके हम आपको बताएंगे। 12 kg का 16 × 12 तो आपका हो जाएगा 192। फिर 16 रुपये पर kg पड़ रहा है गेहूँ, तो आपका हो जाएगा 16 × 25, तो आपका हो जाएगा 400। इसके बाद आपका हो जाएगा मक्का, ये 15 रुपये पर kg पड़ रहा है, यानी 15 × 20, तो ये आपका हो जाएगा 300 रुपया। 300 रुपया इसका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नमक, सॉरी इसके पहले है मैदा, सॉरी है इसके है वाइट ब्रान, सॉरी राइस ब्रान, राइस ब्रान इसके बाद पहले आ जाएगा। और ये भी 10 रुपये पर kg है, ठीक। तो 10 × 20, तो 20 दूनी 20, 200 रुपया ये आपका हो जाएगा 200। और नमक 10 रुपये kg है, तो 10 × 2 20 रुपया ये आपका पड़ जाएगा, ठीक। और आपको मिनरल मिक्सचर आपका पड़ जाएगा 150 रुपया, ठीक। 150 रुपया आपका पड़ जाएगा मिनरल मिक्सचर। तो आपका 300 ये हो गया, 200 चोकर का हो जाएगा 20 रुपया पर kg के हिसाब से, ठीक। फिर से ध्यान से देख लीजिए। सूर्य के हिसाब से 12 को सूर्य × 12 192 रुपये आपका जौ का हो जाएगा। सूर्य × 25 400 रुपये आपका गेहूं का पड़ जाएगा। कॉस्ट देखिए कितना पड़ेगा। और 15 × 20 मक्का का 300 रुपये पड़ जाएगा। 10 × 20 200 रुपये आपका पड़ जाएगा ब्रान का, चावल ब्रान, राइस ब्रान का आपका 200 रुपये पड़ जाएगा। और नमक आपका पड़ जाएगा 2 पैकेट यानी 2 kg का 20 रुपया। और चोकर 10 kg का आपको 20 रुपये के हिसाब से 200 रुपये चोकर का हो जाएगा। और मिनरल मिक्सचर 150 के हिसाब से 2 पैकेट का 300 ये पड़ जाएगा। ये टोटल आप लोग को सामग्री इकट्ठा कर लेना है। अगर आप चाहें तो 1 पैकेट मिनरल मिक्सचर डाल सकते हैं, अगर 2 डालेंगे तो थोड़ा कॉस्ट बढ़ेगा, तो थोड़ा क्वालिटी भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि कॉस्ट बढ़ेगा क्वालिटी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा क्वालिटी भी बढ़ेगा। तो आप लोग का ये टोटल कितना हो जाएगा, आप लोग को 1942 रुपया आपका ये अपने हाथ से बनाया हुआ जो पशु आहार है ये पड़ जाएगा। और इसके बाद आप मार्केट से खरीदने जा रहे हैं तो 1 कुंटल का 520 रुपये प्रति 25 kg बैग है, × 4, 520 × 4 बराबर 2000 ये हो गया, 2080 रुपया आपका ये पड़ जाएगा जो आप मार्केट से परचेस करते हैं।
और हम 100% कर रहे हैं, आप इसको खिलाइए और इसको खिलाइए। और इसका वो 1 कुंटल का है तो 150 रुपया और इसमें जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा, क्योंकि 1.5 रुपये प्रति केजी इसको पीसने का खर्च लगेगा, तो 1.5 रुपये प्रति केजी के हिसाब से 150 रुपया और प्लस कर लीजिए। तो ये हो गया आपका, बहुत कचरा हो गया, इसको साफ कर लेते हैं उसके बाद बता रहे हैं। 1942 ठीक प्लस 150 आपका ही हो गया 2092। ये आपका 2092 पड़ेगा आपका बनाया हुआ, और ये 2080 पड़ेगा टोटल। सिर्फ आपका 12 रुपये का अंतर पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हम लोग बनाए तो प्योर का प्योर रहेगा, और इसमें वही पैसा आप इसमें लगाएंगे तो इसमें ये ब्रांड जो है, ब्रांड ठीक चावल ब्रांड, इसका मात्रा 70% करते हैं सब, या फिर 60% करते हैं। 70 या 60 दो तरह के करते हैं, और बाकी इसमें एडजस्ट करते हैं। अब आप खुद सोचिए कि ओनली सिर्फ ब्रांड से आज के डेट में ज़्यादातर पशु आहार बनाया जाता है। आप अपने हाथ से बिना आप कंडी नहीं बनाए, वो लोग कंडी बना देते हैं। क्या मटेरियल डालते हैं कि 520 रुपया 510 में भी आ जाता है, और वही अपने हाथ से बनाएंगे तो उतना में नहीं पड़ेगा, उतना में नहीं पड़ेगा। और ये लोग बनाएंगे तो उतना में पड़ जाएगा, जो कंपनियां हैं वो बनाएंगी तो उतना में पड़ जाएगा, आप बनाएंगे तो नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको हम गारंटी दिखा रहे हैं, इसको आप खिला के देखिए 2 महीने तक, 2 महीने तक आप इसको खिलाइए। जो कंपनी का, किसी भी कंपनी का नाम नहीं रखेंगे, किसी भी कंपनी का आप खिलाइए, और इसको खिलाइए आप 2 महीने तक सेम। 500 ग्राम इसको दे रहे हैं अपने पशु को, 500 ग्राम इसको भी दीजिए। दोनों को 2 महीने बाद का अंतर देख लीजिए। 2 महीने के बाद कितना अंतर आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, अब 2 महीने के बाद खुद रिजल्ट देख लेंगे। तो अभी हम इरेज कर लेते हैं, और हम लोग को कितना मात्रा में किस पशु को कितना मात्रा में खिलाना चाहिए। अगर बकरी को खिला रहे हैं, बकरी को, तो आप बकरी को 1 kg खिलाइए, ठीक 1 kg 10 बकरी को। अगर वही आप गाय भैंस को खिला रहे हैं, गाय या भैंस को खिला रहे हैं, तो आप 500 ग्राम एक टाइम में खिलाइए, और 500 ग्राम दूसरे टाइम में खिलाइए। आप 100% आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। अब दोस्तों बात करते हैं, हम लोग पशुओं के लिए इंश्योरेंस कहाँ से कराएं, या फिर हम लोग को लोन कहाँ से मिले। तो दोस्तों लोन के लिए बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे कि आशीर्वाद, ये भी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, ये भी अच्छा कंपनी है जो कि पशुओं के लिए लोन प्रोवाइड करती है। ये मैक्सिमम स्टार्टिंग में 40,000 से स्टार्ट करती है। आप आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे, समय समय किस्त देंगे कि नहीं देंगे, इसके ऊपर है। उसके बाद बंधन बैंक, बंधन बैंक, बंधन बैंक, बंधन बैंक आपका वो भी 50,000 से स्टार्ट करता है, 50,000 से। ये भी आपका वीकली, ये इसका जो किस्त है वीकली आता है बंधन बैंक। और इसके बाद आता है भारत समूह, उत्कर्ष बैंक,
बहुत सारे ऐसे बैंक है जो आपको लोन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन ये वीकली, मंथली या फिर 15 दिन पर इस तरह आपको किस्त जमा करना पड़ेगा। तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे आप इन सारे माइक्रो फाइनेंस को आप गाय या भैंस के लिए ले सकते हैं, बकरियों के लिए मत लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग को मंथली और या 15 दिन पे या एक हफ्ते में आपको किस्त डालना पड़ेगा। ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं इनको डालना पड़ेगा। और बकरी फार्म से आप महीने, हफ्ते या चाहे 2 महीने में नहीं कमा पाएंगे, आपको कम से कम 2 साल का टाइम देना पड़ेगा। इसकी वजह से हम सजेस्ट करेंगे आप इन फाइनेंस कंपनियों से ना ले तो ही अच्छा है। और बाकी अदर बैंक कंपनी वो भी लोन प्रोवाइड करती है, उसके लिए आप रेडी होंगे तब। रेडी मतलब आप तो चाहेंगे कि हमको लोन मिल जाए, लेकिन बट उस लायक आप रहेंगे उस तभी लोन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। आपको कम से कम आपके पास क्या क्या होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए, ठीक, आईटीआर होना चाहिए, ठीक, और कम से कम आपका 3 साल चला हुआ फार्म चाहिए। आपका फार्म 3 साल अगर चल गया है तभी ये लोग लोन प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो नहीं। 3 साल अगर आपका फार्म नहीं चला है तो लोन प्रोवाइड ये लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी फार्म ओपन करते हैं उनका फार्म 1 से 1.5 1.5 साल तक, ठीक, 1.5 साल तक फार्म चलता है, उसके बाद क्लोज हो जाता है, उससे ज़्यादा नहीं चल पाता है। जो लोग ये क्रॉस कर दिए, 1 से 1.5 साल क्रॉस कर दिए, दूसरा ईयर आ गया उनका, दूसरा ये मान लीजिए दूसरा साल आ गया, दूसरे साल भी चल रहा है, ये भी पूरा हो गया साल, उसके बाद तीसरा साल में स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये लोन के लिए अप्लाई करें तो उनको 100% लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो भी डूबने वाला रहेगा 1 साल से 1.5 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 2 साल के अंदर वो इंसान डूब जाएगा। क्योंकि अगर उसको प्रॉब्लम, ये बहुत सारे ऐसा फॉर्म है जो 1 से 1.5 साल तक चले हैं, उसके बाद क्लोज हो गए हैं, क्योंकि अगर जानकारी नहीं रहेगा तो क्लोज होना ही है। अब दोस्तों कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आपके बकरियों का बीमा करती है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी जो बकरियों का बीमा करती है। तो दोस्तों कुछ हमने नोट किए हैं जो बकरियों का इंश्योरेंस करने वाली कुछ कंपनियों के बारे में हम आपको बताएंगे, उसे नोट किए हैं और आप लोग से हम शेयर कर रहे हैं, कहाँ कैसे किस तरह होगा। सबसे पहले बता दें कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई सादा पेपर पे अपना किस विषय में आपको ट्रेनिंग चाहिए, किस विषय में नहीं चाहिए, वो आपको पूरा विजिट करना है। वाइट पेपर लीजिए, उस पर विजिट कीजिए टोटल। अब क्या जानकारी चाहिए, किस तरह से जानकारी चाहिए, ये टोटल आप अपने पेपर पे आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ब्लॉक पे जाकर, जो आपके स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक है, जो जानवरों वाला स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक है, वहाँ पे जाइए। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के अधिकारी को आपको उस पर सिग्नेचर चाहिए या फिर स्टम्प चाहिए, क्योंकि स्टम्प नहीं रहेगा तब तक मान्य नहीं होगा, आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए तो स्टम्प होना ज़रूरी है। उस तरह कोई भी आप अप्लाई कर देगा, जैसे मैं आज यूट्यूब पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ आप लोगों को अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, तो उस तरह कोई भी अप्लाई कर देगा। अगर स्टम्प रहेगा तो हर इंसान अप्लाई नहीं कर पाएगा, जिसको ज़रूरत रहेगा वही जाके अपना पेपर वर्क रेडी करेगा, वही अप्लाई करने की कोशिश करेगा। अदरवाइज कोई भी इंसान अप्लाई करने की कोशिश नहीं करेगा। सिर्फ फॉर्म भर देने से नहीं अपना आपका अप्लाई होगा, जब तक उस पर आपका गांव का प्रधान का, स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारी का स्टम्प नहीं होगा, तब तक आपको नहीं परमिशन दिया जाएगा।
अब परमिशन के लिए आप लोगों को कहाँ कहाँ करना है मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 3 मिंटल स्ट्रीट, कोलकाता। जो न्यू इंडिया के इंश्योरेंस कंपनी के 4 इंश्योरेंस कंपनी है और उसी के थ्रू किया जाएगा, आपको जो भी किया जाएगा। दोस्तों इसमें पहला इंश्योरेंस कंपनी है जो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 3 मिंटल स्ट्रीट, कोलकाता। इसका पिन नंबर है दोस्तों 70007 और ये फ़ोन नंबर है इसका 03322472123, सॉरी 2130। फिर से सुन लीजिए 03322472130। और दूसरी बीमा कंपनी का नाम है न्यू इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड, बारिक भवन 8CR एवेन्यू, कोलकाता। इसका पिन नंबर है 700073। दोस्तों इसका फ़ोन नंबर है 03322370408। इन सब नंबरों पर आप कॉल करके कभी भी आप संपर्क करके संविधान के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस कराने के लिए, गाय भैंस बकरी इंश्योरेंस कराने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बता दें आपको, ये हर ज़िले में उपलब्ध है। ये इंश्योरेंस कंपनियां भारत के सभी ज़िलों में उपलब्ध है। आपको इसकी जानकारी के लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र मतलब ब्लॉक पर आपको जाके जानकारी लेना पड़ेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसके बाद है एटलाइंस रेंज, कोलकाता, 700001 पिन नंबर है। और इसका कार्यालय फ़ोन नंबर 03322223421 इसका फ़ोन नंबर है। और इसका कल्याणी शाखा का फ़ोन नंबर है 03325829124। दोस्तों इसके बाद आता है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये 36B चारंगी रोड, कोलकाता है, कोलकाता, 700001 पिन नंबर है, पिन कोड। और ये दोस्तों इस ज़िले के किसी भी भारत के जितने राज्य हैं सभी राज्य के सभी ज़िले में या फिर मंडल पे आपको मिल जाएगा एड्रेस। और आप चाहेंगे तो वहाँ पे जाके भी आप परामर्श ले सकते हैं, या तो सरकारी निजी सरकारी जानवर का जो अस्पताल होता है वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं। और करने के बाद आप पूरी जानकारी लेकर दिल करे तो इंश्योरेंस कराइए या फिर मत कराइए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो आपको हानि का आपको प्रॉफिट मिलेगा, मतलब आपका जो भी हानि होगी उसका आप दावा करके आप उसे ले सकते हैं। अगर इंश्योरेंस नहीं कराएंगे तो जो भी हानि होगी तो उससे तो आप ही को समझना पड़ेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पूरा समझ आया, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, दिल से नमस्कार।